सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिखिएगा अ पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन a particle is set to execute a particle is set to execute a simple harmonic motion if it moves to and fro if if it moves to and fro about a if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force under the action of a if it moves to and fro under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement which is directly proportional which is directly proportional to its displacement from the mean position which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position। तो ये वही वाली चीज़ है, आप ये देखिए, a particle is set to execute a simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position। जैसे कि हमने ये देखा था कि एक पेंडुलम थी, तो सिंपल पेंडुलम एक बार अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ टू, एक बार पीछे दूसरी तरफ फ्रो, तो टू एंड फ्रो लगातार जो मोशन चलता है अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें हम ये बोलते हैं कि एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब कुछ इस तरह से कि जैसे ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पे यहाँ पर ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। सर ये बना लें? हाँ ये बना लीजिए, ये मीन पोजीशन है। अब ये एक बार आगे की तरफ जाता है, तो जब वो आगे की तरफ जाता है तो वापस से मीन पोजीशन की तरफ ही इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसी फोर्स जो इस पेंडुलम को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो पेंडुलम को वापस उसने मीन पोजीशन की तरफ खींचा, जब खींचा तो पेंडुलम फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचा, फिर पेंडुलम इस तरफ गई, उस अपने मोमेंटम की वजह से फिर वो आगे गई, आगे जाने के बाद फिर यहाँ से फिर उसको वो रीस्टोरिंग फोर्स खींचती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये बोलते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि उसका जो डायरेक्शन है, जो वो आता है वापस, वो कहाँ? अपने मीन पोजीशन की तरफ ही उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें नोट करें
if the displacement of the oscillating body from the mean position is small. If the displacement if the displacement of the oscillating body from the mean position is if the displacement of the oscillating body from the mean position is small, then restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force को हमने बोल दिया F is directly proportional to displacement. Displacement को हमने बोल दिया X, तो F is directly proportional to X. और ये जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो इक्वालिटी साइन आता है और इक्वालिटी साइन के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है. तो इट इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अब माइनस के एक्स आप समझ गए होंगे कि जो एक्चुअल में तो ये इस तरफ जा रहा था, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ खींच रही है, पीछे की तरफ. तो शुरुआत में जो इसका मोशन है वो आगे की तरफ हो रहा था, इसको रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ खींच रही है. दैट्स व्हाई यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है, अब नोट करें, दिस इक्वेशन डिफाइंस SHM. यहाँ लिखिएगा, दिस इक्वेशन defines SHM, simple harmonic motion, इसको शॉर्ट में SHM बोल देते हैं. This equation defines SHM full stop. Here K is a positive constant called force constant. Here K is a positive constant called force constant or spring force constant or spring factor, and is defined as the restoring force produced per unit displacement, and is defined as the restoring force produced per unit displacement. Its unit is, अब हम ये जानते हैं कि ये जो K एक फोर्स कांस्टेंट है या इसको स्प्रिंग फैक्टर बोल दीजिए. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अगर सिर्फ इसकी हम ऐसा यूनिट की बात करने लगे तो क्या हो जाएगी, फोर्स क्या है, न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर. तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, Nm⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ये करने के बाद में फिर देखिएगा नेक्स्ट, फिर आप ये कहेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
now according to Newton's second law of motion, F is equal to ma. According to Newton's second law of motion, F is equal to ma. Therefore F is equal to माइनस के एक्स तो हमने देखा ही, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F is equal to ma होता है. Therefore ma is equal to माइनस के एक्स. ma is equal to माइनस के एक्स और a is equal to माइनस के अपॉन m into x. That is a is directly proportional to x. That is a is directly proportional to x. ठीक है. तो ये भी कहा जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. हम इसमें आप 2-4 एग्जांपल्स लिख लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के, नोट करिएगा एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. एग्जांपल्स ऑफ SHM. फर्स्ट लिखेंगे ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग. ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग. लोडेड स्प्रिंग समझ गए ना, कि एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग पर कोई वजन लटका दिया, तो वो वजन उसको थोड़ा सा खींचेगा नीचे, लेकिन फिर वो रिस्टोर करेगा, तो वो ऐसे 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 थोड़ी देर के लिए वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सेकंड, वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क. वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है. 2 एग्जांपल्स हैं, बहुत है. ठीक. उसके बाद जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वो नोट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. ये एक काम करिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM जो है ना, ये मैं आपको कल कराऊंगा, अभी आप 2 ही हो बस ऑनलाइन. ठीक. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिर मुझे नहीं तो बाकी बच्चों को और बताना पड़ेगा. मैं इसमें जो हमको छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती हैं वो आपको नोट करवाऊंगा. थर्ड टॉपिक, ये वाला टॉपिक अभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कल करवाता हूँ, कल की क्लास में. आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद SHM. ये लिख लीजिए. Some important terms connected with SHM. इसमें लगभग हम 8-9 टर्म्स लिखेंगे. पहली टर्म लिखिएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर नोट करें. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. Executing SHM is called harmonic oscillator. एक पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट करता हो, जिसमें ऐसे 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 लगातार जो वो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए
हमने बोला है कि हमने एक स्ट्रिंग पर एक बॉल को बांध दिया, तो वो जो बॉल है ना, उस बॉल को ही हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म नोट करें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल from its mean position, the distance of the oscillating particle from its mean position at any instant is called its displacement. At any instant is called its displacement, full stop. It is denoted by x। जैसे हम बात कर रहे थे ना एक सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम में भी आप ये देखिएगा कि ये रिजिड सपोर्ट है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम बोल देते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो मीन पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टर्म्स हैं कई बार इनमें, और जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है कई बार उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रहे कि ये मत सोच लेना कि अरे यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस, हम ये कहेंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मीन पोजीशन से या तो आगे वाली पोजीशन का निकाल लो या पीछे वाली का, दोनों सेम आएंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टर्म, Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, only one distance need to be calculated or both the distance? ओनली वन डिस्टेंस, ओनली वन डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे बस, ठीक है। Okay, sir. हाँ, थर्ड है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल maximum displacement of the oscillating particle maximum displacement of the oscillating particle on either side of its mean position is called its amplitude। on either side of its mean position is called its amplitude। इसको बोल देते हैं x max इज इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल A, प्लस माइनस कैपिटल A, x max बोल देते हैं इसको। ये क्या है कि हमने कहा कि ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हमने कहा कि क्या ये पूरा मैक्सिमम यहीं तक जाता है? हम कहते हैं कि नहीं, ये तो थोड़ा और आगे तक जाता है, तो लेकिन इसके आगे नहीं जाता, फिर ये वापस लौट आता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं A यानी कि एम्पलीट्यूड। आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, हम ये कहेंगे कि अगर इधर वाले को हम मान रहे हैं एम्पलीट्यूड,
तो वो प्लस ए हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पर है, और इधर वाले को मान रहे हैं तो वो माइनस ए हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं एसएचएम के केस में। ठीक है, अगला टर्म नोट करेंगे। सर एक टाइम पे एक ही साइड का कैलकुलेट करना होगा या दोनों साइड का बस कैलकुलेट एक बार में एक ही साइड करना का, एक ही बार का बस, वो आपकी मर्जी है, चाहे राइट हैंड साइड का कैलकुलेट कर लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड का, वही चीज डिस्प्लेसमेंट में है, वही चीज एम्पलीट्यूड में है, सिर्फ एक साइड का। आप इधर का कैलकुलेट करोगे वो भी सेम आएगा, आप इधर का कैलकुलेट करोगे वो भी सेम आएगा, बस इधर वाले के आगे प्लस का साइन लग जाएगा, फॉर एग्जांपल +5 मीटर, तो इधर वाले में माइनस का लग जाएगा, मतलब -5 मीटर, बस ये होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे ऑसिलेशन और साइकिल। ऑसिलेशन और साइकिल, ऑसिलेशन और साइकिल, इसमें लिखे वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल one complete back and forth one complete back and forth motion of a particle starting and ending at the same point one complete back and forth motion of a particle starting and ending at the same point is called a cycle or oscillation or vibration, is called a cycle or oscillation, is called a cycle or oscillation or vibration. ये क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेन पोजीशन है, हमने इसको यहाँ से इसको यहाँ तक खींच लिया और फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता हुआ पेंडुलम यहाँ तक पहुँचा, हमने यहाँ से स्टार्ट करी इसकी जर्नी, इसको छोड़ दिया, वो ऐसे गया फिर वापस घूमकर यहाँ पर आया, तो इसको मैं बोल दूंगा कि एक ऑसिलेशन हो गया या एक वाइब्रेशन हो गया या एक साइकिल हो गई कंप्लीट, फिर दोबारा गया फिर वापस आया तो 2 साइकिल हो गई कंप्लीट, फिर तीसरी बार गया फिर वापस आया तो 3 साइकिल हो गई कंप्लीट। इस तरीके से इसको या तो ऑसिलेशन बोल दो या वाइब्रेशन बोल दो या एक साइकिल बोल दो। ठीक है, इसके बाद 5th टर्म नोट करें, टाइम पीरियड। फिफ्थ टर्म नोट करिएगा, टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट the time taken by a particle to complete one oscillation is called its time period, is called its time period. The time taken by a particle to complete one oscillation is called its time period. It is denoted by capital T. It is denoted by
कैपिटल टी। तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि एक यहाँ से अगर ये स्टार्ट करता है, ये 1 सेकंड में आगे गया और फिर 1 सेकंड में पीछे आया, तो इसमें एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, यानी कि टोटल टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये अपनी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ गया। तो हम ये कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल टाइम इसने कितना लिया? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड विल बी कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। समझ गए? 2 सेकंड इसका होगा Yes, sir. टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए जी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। उसके बाद 6th टर्म नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आप लिखें इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस it is defined as the number of it is defined as the number of oscillations completed per unit time by a particle, completed per unit time by a particle. It is defined as the number of oscillations completed per unit time by the by the particle. It is denoted by nu. It is denoted by, ये छोटा सा b बना के इसको यहाँ ऐसे घुमा लीजिए, nu, न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, इसका फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t, और ये हम जानते हैं इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज स्मॉल में लिख दीजिए Hz। फ्रीक्वेंसी के बाद 7th नोट करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी न्यू। इट इज द क्वांटिटी obtained by multiplying frequency nu by a factor of 2 pi. Nu by a factor of 2 pi. It is denoted by omega. It is denoted by ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, इसी को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कल कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा, जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू टी। ये बताया था कल, बताइए, याद है? यस सर। ठीक है, अब ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा क्या हो जाएगा?
ओमेगा हो जाएगा थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। और इसको और क्या करा जा सकता है, थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/t। अब 1/t का मतलब क्या है, 1/t मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम ये कहते हैं कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो एंगल है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, कि भाई जहाँ से आप गए आप वहीं वापस आ गए। तो सर्कुलर मोशन से मैं एसएचएम को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके बताऊंगा। फिलहाल तो इन्होंने लिख दिया कि 2 पाई से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करने का एक रीज़न होता है। तो वो रीज़न हम इसमें जो एसएचएम है, एसएचएम को हम एक सर्कुलर मोशन के साथ में कंपेयर करके दिखाएंगे। तो एक साइकिल जब कंप्लीट होती है सर्कुलर मोशन में, तो कितना एंगल मूव कर जाता है, वो जो भी पार्टिकल है वो 2 पाई एंगल मूव कर जाता है। तो जब कैपिटल टी है टाइम पीरियड, तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई, और 1/t को क्या बोल देते हैं न्यू, इसलिए 2 पाई न्यू। इसीलिए इन्होंने जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये बोला है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी न्यू बाय अ फैक्टर ऑफ 2 पाई। तो न्यू को आपने 2 पाई के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा आ गया। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है वही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा कहलाती है। ठीक है। और इसकी यूनिट भी रेडियन पर सेकंड होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। वही जो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी वाली जो यूनिट है वही इसकी यूनिट भी होती है, रेडियन पर सेकंड। 2 टर्म्स और हैं इसमें, नोट करिए। दो टर्म्स और नोट करिएगा। 8th है फेज। Phase. The phase of a vibrating particle at any instant phase of a vibrating particle at any instant gives the state of the particle Fraction 9. gives the phase of a vibrating particle at any instant gives the state of the particle as regards its position and the direction of motion at that instant. As regards its position and the direction of motion at that instant. As regards its position and direction of motion at that instant. ठीक है। ये जो फेज है, इस फेज को कैसे निकाला जाता है ये हमें देखना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। सिर्फ इसकी डेफिनेशन नोट करके रखिएगा, इसको मैं आगे कल कंटिन्यू करवाता हूँ। ठीक है, बस यहीं तक करके रखिएगा, इसको आगे कल करवाते हैं शाम की क्लास में। ठीक है।